सर्वप्रथम मैं आपको किसान भाइयों, जैसे अपना बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले बकरी की नस्ल का चुनाव करना है। यहाँ मैं आपको किसान भाइयों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप खेतीबाड़ी में अपने अनाज की वैरायटी का चुनाव करते हैं, उसी भांति पशुपालन के लिए अपनी पशु की जो नस्ल है उसका चुनाव किया जाता है। यदि आप उन्नत नस्ल के पशु का पालन करेंगे तो उसकी जो उत्पादन होगा, उसका जो उत्पाद आपको प्राप्त होगा वो अधिक आपको मिलेगा और इससे जो आपका जो मुनाफा है वो भी आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ पशु की जो नस्ल है उसका चयन आपको करना है। यहाँ दूसरी चीज़ ये है, आप जैसे बकरी पालन में जिस नस्ल का चुनाव करेंगे उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप नस्ल लेके आएंगे वो आपके वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए वो नस्ल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में हमने जो बकरी पालन इकाई है, इसमें जो बकरी की हमने जो नस्ल रखी हुई है वो हमारी सिरोही बकरी की नस्ल है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो भारत देश है उसमें कुल 34 प्रकार की बकरियों की नस्ल हमारी पाई जाती हैं। जो सिरोही बकरी की नस्ल होती है वो राजस्थान प्रदेश के सिरोही, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद ज़िले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की खासियत यह होती है कि इस नस्ल में हल्के भूरे या फिर गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, या फिर पूरी जो बकरी होती है वो भूरे रंग की भी हो सकती है। इसके जो कान होते हैं वो पत्ती की तरह लंबे लटके हुए होते हैं तथा जो ये बकरी होती है इसकी खासियत होती है कि यह एक द्विप्रयोजनी बकरी की नस्ल है, अर्थात इसको दूध एवं मांस के उत्पादन के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक बकरी सिरोही नस्ल की होती है उसका दूध देने की मतलब प्रतिदिन की क्षमता औसत जैसे अपन निकालें तो लगभग 1.25 किलो से लगभग 1.5 किलो इसका प्रतिदिन का दूध अपने को बैठता है। और साल में जो इसकी मादा है उसमें बच्चे देने की क्षमता लगभग 2 बार वो बच्चे देती है और एक बार में इसकी 2 बच्चे देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। संभावना मतलब काफ़ी 2 बच्चे देने की होती है। अतः इस बकरी की मांग हमारे पूरे भारत देश में सर्वाधिक है। इसके साथ साथ इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और ये सारे वातावरणों में अपने आप को ढालने के अनुरूप होती है। इस वजह से भी पूरे भारत देश में जो हमारी राजस्थान की जो ये सिरोही नस्ल है ये फैल चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करें तो अपने जो आप रेवड़ जो बकरी का है उसके आकार का निर्धारण सर्वप्रथम करें। ये जो रेवड़ का आकार है आपके आर्थिक आपके साधनों पर निर्भर करता है, मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बकरियों को चारा एवं दाना उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा आप कितने मतलब श्रमिक हैं उनको इसके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। आपके पास बिक्री के जो इसके साधन हैं वो कितने हैं। अतः इस आधार पर आप अपने रेवड़ के आकार का निर्धारण करें। अब किसान भाइयों, मैं आपको बकरियों की थोड़ी आवास व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको बकरी पालन के लिए जो पशुगृह है वो उपयुक्त पशुगृह उनको उपलब्ध कराना चाहिए एवं उसकी सही रखरखाव व्यवस्था आपको करनी चाहिए। यहाँ किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आप पशुगृह मतलब जो बकरियों का बनाएंगे उसमें उचित स्थान का आप चयन करें तथा जो 25 बकरियां और 1 बकरे की जो हमारी इकाई है इसके लिए आपको जो कवर्ड एरिया है और जो ओपन एरिया है वो कितना स्पेस उसमें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो कवर्ड एरिया है वो आपको लगभग 5 मीटर बाई 15 मीटर का लेना है और जो ओपन एरिया है वो 10 मीटर बाई 15 मीटर एरिया जो आपको ओपन एरिया के रूप में इसमें लेना है। इसमें आप आराम से 25 बकरियाँ और 1 जो बकरा है उसकी इकाई को आप पाल सकते हैं। इसके बाद आपको मतलब लगभग मोटे मोटे रूप में ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक जो एक पशु होता है उसको उसके समुचित खड़े होने के लिए आप पर्याप्त स्थान मिले तो उसको लगभग 1 बकरी पर लगभग हमें 15 से 25 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आप ये ध्यान रखें जो हम पशु गृह बनाएंगे उसकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए तथा पशु गृह के आसपास आपको छाया हेतु आसपास मतलब काफ़ी थोड़े मतलब वृक्ष होने चाहिए हरे, वो काफ़ी अच्छा रहता है तथा स्वास्थ्य कठिनाइयों से बचने हेतु आपको ये ध्यान रखना है जो आप पशुगृह में फर्श है उसको सूखा रखें। जो आपकी चारे की जो खेली है जिसमें आप चारा मतलब बकरियों को डालेंगे उसमें सुधार लाकर चारा एवं दाने की हानि से बचें एवं कीटाणुओं के प्रभाव से भी आप उन्हें बकरियों को बचाएं।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपनी नर बकरे हैं, मादा बकरियां हैं एवं जो बच्चे हैं, और इसके अलावा जैसे जो बीमार बकरियां हैं या फिर जो अपनी गर्भवती बकरियां हैं, उनके लिए अलग अलग पशुगृह की थोड़ी व्यवस्था करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो हर 3 महीने में जो इसकी जो अपनी पशु जो बकरी पालन इकाई है, इसकी जो मिट्टी होती है, उसकी जो परत है लगभग वो आपको 2.5 से 3 इंच तक की मिट्टी मतलब हर 3 से 3.5 महीने में आपको हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या गंदगी से कीटाणु पनप जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप हर 3-3.5 महीने में इसमें जो चूना होता है, अपना भुजा हुआ चूना, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तथा इसके साथ साथ जो अपनी लाल दवा आती है, जिसे अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसके पानी का लगभग 2 से 2.5% का घोल बना के इसमें छिड़काव करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको जो अपना पशुगृह है उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपके बकरियों का मतलब आपका रेवड़ है, उसके पोषण स्तर को अपन को बढ़ाना चाहिए। उन्हें संतुलित मात्रा में दाना एवं चारा उपलब्ध कराना चाहिए, और जो दाना और चारा है वो अपने उनके उत्पादन स्तर के अनुसार अपन को हमें देना चाहिए। इसके बाद जो हमें साफ़ पानी है वो अपनी बकरियों को पिलाना चाहिए। पानी की जो इसकी थैली है, उसे हर माह बिना भुजे हुए चूने से उसकी पुताई करनी चाहिए, जिससे उसके जो कीटाणु हैं उनका नाश हो। जैसे बकरी की जो गर्भावधि होती है वो लगभग 150 दिन की होती है। मतलब एक बच्चा जैसे बकरी का पैदा होने से लगभग 3 से 4 दिन तक उसे उसका जो बच्चे का वजन है उसका लगभग 1/10वें हिस्से तक उसे खीस पिलाना चाहिए। और बच्चा पैदा होने के लगभग आधा से मतलब 2 घंटे के भीतर ही मतलब उसे उसका जो माँ का जो खीस है वो उसे पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है खीस पिलाने से कि उसकी जो रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है बच्चे की, वो काफ़ी अच्छी बनती है, क्योंकि खीस में जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली प्रोटीन है उनसे ही इस बच्चे को प्राप्त होती है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि बच्चा पैदा होने के लगभग आधा से 2 घंटे के भीतर ही खीस पिलाएं। यदि आपने थोड़ी देरी करी तो उसमें जो प्रोटीन जो उसकी होती है खीस की, वो नष्ट होने लगती हैं। मतलब उसका बाद में मतलब जैसे उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसके बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके अगले 2 सप्ताह तक उसे आप माँ का दूध पिलाएं बच्चे को, तथा दूसरे सप्ताह के बाद आप खाने में हरा चारा एवं दाना जो है उसे दे सकते हैं। इसके बाद लगभग तीसरे महीने के बाद आप सूखा चारा और भूसा आदि उसे दे सकते हैं। अब मैं किसान भैया आपको बताऊंगा कि जैसे हमें 100 किलो बकरी का दाना बनाना है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मतलब लेनी है। तो आपको लगभग 30 से 35 किलो कोई भी अनाज, जैसे गेहूं है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, वो आप जो आपके पास उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। और लगभग जैसे 15 से 20 किलो हमें जो अपने गेहूं की चापड़ जो होती है ना, तुस जो होता है वो लेना है। लगभग 15 से 20 किलो जो दाल की चूरी होती है उसे लेना है। इसके अलावा जैसे आप कोई भी खल जैसे सरसों, अलसी, मूंगफली या तिल या कपास का किसी का भी जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप 20 से 25 किलो ले सकते हैं 100 किलो दाना बनाने के लिए। इसके बाद आपको जो खनिज लवण का पाउडर हमारा आता है वो लगभग 2 से 3 किलो लेना है। इसके बाद जैसे जो हमारा नमक होता है वो लगभग 1 से 2 किलो नमक आपको इस 100 किलो जो दाना है उसमें मिलाना है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप दाना आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब दाना बकरियों को कितना मात्रा में देना है। तो इसके लिए हम लगभग जो एक हमारी वयस्क बकरी होती है उसको लगभग 200 से 250 ग्राम दाना प्रतिदिन का हमें देना चाहिए। इसके अलावा जैसे 500 ग्राम से 1 किलो तक उसे जो भूसा होता है, हमारा सूखा चारा होता है, जो ये लूम या खेजड़ी की पत्ती हैं उनको आप लगभग आधा किलो से 1 किलो तक दे सकते हैं। इसके बाद जो हरा चारा है वो प्रति बकरी 2 से 2.5 किलो का रोज़ाना का आपको देना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जैसे हमारी जो दूध देने वाली बकरियां हैं तो प्रति 1 लीटर दूध पर 250 ग्राम दाना उन्हें अतिरिक्त आपको देना है। इसके अलावा जैसे जो हमारी गाभित जो बकरियां हैं, जो गर्भवती बकरियां हैं, उनको चौथे माह से जो 250 ग्राम दाना है वो आपको अतिरिक्त मात्रा में देना है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त पोषण की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। अब किसान भाइयों मैं आपको बकरियों के थोड़ी स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा।
तो आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए इनकी जैसे अपन को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। और जो टीकाकरण है वो बकरियों के बच्चे में लगभग 3 से 4 माह की आयु से आपको चालू कर देना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि टीकाकरण करने से पहले इनमें पेट में कीड़े मारने की जो दवा होती है वो इन्हें पिलानी चाहिए। इसके बाद इनका जो टीकाकरण है वो आपको करना चाहिए। टीकाकरण में यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले बकरी में जैसे जो बकरी का प्लेग होता है वो PPR रोग होता है, इसका हमें टीकाकरण करना है। जो PPR रोग होता है इसमें क्या होता है, जैसे बकरियों के मुंह में छाले हो जाते हैं, जो उसके खुर हैं वो गलने लग जाते हैं। इसके अलावा जो इसके जो छेरे होते हैं उसमें लाल रंग का पानी आने लग जाता है, और जो बकरी का उत्पादन है वो एकदम घट जाता है। तो ये बकरियों के प्लेग की बीमारी मतलब के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जैसे बकरी में जो नाक से स्त्राव होने लगता है, इसे देसी भाषा में अपने आप लोग रेंटा बोलते हैं। और इसमें जैसे जो उसका मुंह होता है उसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में दुर्गंध आने लगती है। तो इस रोग से अपनी बकरी को बचाने के लिए आपको प्रति 3 साल में इसका एक बार मतलब टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा बकरियों में सबसे ज़्यादा जैसे दूसरा एक रोग होता है ईटी रोग, इसको आंत्रशोथ रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बकरियों की आंत में संक्रमण हो जाता है। तो इसका प्रति साल मतलब साल में एक बार में आपको टीकाकरण जरूर करवाना है। और वो भी जैसे अपनी बकरी का जो बच्चा आपका 3 से 4 महीने का हो तब से ही ये चालू हमें करवा देना है। इसके बाद जैसे हमें तीसरा जो टीकाकरण है बकरियों में वो हमें खुरपका एवं मुंहपका का हम करवाते हैं। ये आपको साल में 2 बार करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे बकरियों में यदि ये रोग आपने टीकाकरण नहीं करवाया तो इसमें खुरों में और जो इसके मुंह में मतलब छाले हो जाते हैं, खुर गलने लग जाते हैं, और इसमें भी आपकी जो बकरी का उत्पादन क्षमता है और जो प्रजनन क्षमता है उसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपको जो चौथा टीकाकरण है वो इसमें गलघोंटू का करवाना पड़ता है बकरियों में, जिसको हम HS का टीका भी बोलते हैं। ये टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि यदि आपने नहीं करवाया अपनी बकरियों में तो इसमें गलघोंटू रोग हमारा जो बारिश के मौसम में होता है उससे आपकी बकरियां संक्रमित हो सकती हैं। ये एक श्वास से संबंधित बकरियों में बीमारी होती है, तो इसका भी टीकाकरण साल में एक बार आप अवश्य करवाएं। तो ये जो जैसे मैंने आपको टीके बताए, जो 4 टीके हैं वो आप जैसे 3 से 4 महीने का बकरी का बच्चा हो तो हर 15-15 दिन के अंतराल में आपके जैसे पेट में कीड़े मारने की दवा सबसे पहले देनी है, फिर आप PPR का टीका कराएं, फिर अगले 15 दिन बाद आप ET का टीका करवाएं, फिर अगले 15 दिन के बाद आप FMD का टीका उसमें करवाएं। इसके बाद अगले 15 दिन के बाद आप जो HS का जो गलघोंटू का टीकाकरण है वो अपनी बकरी में अवश्य करवाएं। इसके अलावा जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो बकरियों में हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपनी बकरियों में सबसे ज़्यादा जो छेरे की समस्या है वो पैदा होती है। तो वो हमारे जैसे उसका एक कारण होता है, जैसे इसमें परजीवी पेट में इसके पनप जाते हैं, तो इसके लिए हमें डिवर्मिंग मतलब जैसे पेट में कीड़े मारने की दवा देनी पड़ती है। तो ये भी आप अपनी बकरियों में साल में 2 बार अवश्य मतलब अपनी बकरियों में डिवर्मिंग आपको करवानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जैसे अपने जो बकरियों पे जो चिंचड़े वगैरह जू जो होते हैं, जो एक्टोपैरासाइट है, इसकी समस्या से निपटने के लिए आपको जैसे बकरियों को अपने जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो उससे पहले आपको एक बार बकरियों को जो एक एक्टोमिन का घोल आता है वो 5 ml एक्टोमिन लगभग 20 लीटर पानी में आपको घोल बना के इसमें अपनी बकरी को नहलाना है। तो जो ये एक्टोमिन के अलावा भी आप दूसरे जो एक्टोपैरासिटिसाइड्स होते हैं उनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये आप अपने नज़दीकी जो आपके पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछ के फिर आपको काम में लेने हैं। इसके अलावा जैसे मैंने जो आपको बताया कि पेट में कीड़े मारने के जो अपन को डिवर्मिंग करवानी है साल में 2 बार, तो ये बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जो सप्ताह होता है तब आप दे सकते हैं। इसके बाद जो आपकी जो बारिश ख़त्म हो जाए, बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद में एक बार आपको डिवर्मिंग इनकी करवानी है। ये मैं बताऊं आपको किसान भाइयों कि जो ये पेट में कीड़े मारने की दवा हैं या फिर जो अन्य दवा हैं अपने पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही इनको अपनी बकरियों को देनी चाहिए, क्योंकि बिना पूछताछ के यदि आप वैसे ही दवाई लाकर देंगे तो इसमें कई बार आपको क्या नुकसान होता है कि इसमें जैसे आपने कई दवाएं होती हैं वो अपनी जो गाभिन बकरियां हैं उनमें अबॉर्शन मतलब उत्पन्न कर देती हैं।
इसलिए आप लोग अपने आसपास जो आपके पशु चिकित्सक हैं, जो सरकारी मतलब पशु चिकित्सक हैं, उनसे पूछ के ही आपको इनका दवाओं का उपयोग करना चाहिए। यहाँ मैं किसान भैया आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम डिवर्मिंग में जो दवाएं देते हैं अपनी बकरियों को, वो हमें बदल कर मतलब देनी है बकरियों में। मतलब एक दवा का प्रयोग आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि इससे जो बकरी के पेट में जो परजीवी होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। मतलब एक दवाई बाद में फिर असर नहीं करती है, इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं किसान भैया आपको बताना चाहूँगा कि आप जो उन्नत तकनीकी से बकरी पालन, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन करके किस तरह से अपनी जो आपकी आर्थिक आमदनी है उसमें सुधार ला सकते हैं। तो जो आपके बकरी के उनकी उत्पादन क्षमता है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या करें कि अपने जो बकरी है वो कितना दूध दे रही है उसको रजिस्टर में मतलब आपको नोट करना चाहिए। बकरी के दूध का उत्पादन के साथ साथ कितने संख्या में उसने बच्चे दिए, इसके अलावा जैसे बच्चे का वजन, हर माह का वजन आपने मतलब ध्यान से आपको रजिस्टर में ये लिख के रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कम उत्पादन के जो पशु होते हैं उनके स्थान पर ज़्यादा उत्पादन वाले जो पशु हैं, अपने युवा पशु हैं, उनको अपने रेवड़ में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो 20 से 25% बकरियों की छटनी आपको हर साल मतलब जो है वो आपको करनी चाहिए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6 से 7 वर्ष की आयु की बकरी होती हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उनकी स्वास्थ्य क्षमता है और जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो घटने लगती है। तो इसलिए अपनी रेवड़ में से इस तरह की बकरियों को आपको हर साल अपने को निकाल देना है। इसके अलावा जैसे उत्तम प्रजनन पद्धतियाँ हैं वो आपको बकरी पालन में अपनानी चाहिए। जो अंतः प्रजनन है उसको अपनी रेवड़ में होने से रोकना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो आनुवांशिक विकृति वाले पशु हैं उन्हें अपने रेवड़ में से निकाल देना चाहिए, तथा पशुओं की जो नस्ल है उसका उपयुक्त चुनाव आपको करना चाहिए। जो नस्ल से संबंधित जो गुण हैं उनको बारीकी से हमें परख लेना चाहिए पशुओं में। इसके अलावा जैसे ये देखना चाहिए कि हमें उनकी जो शारीरिक वृद्धि है वो अच्छी होनी चाहिए। अधिक दूध देने वाली बकरियों की जो संतति हैं उनको आगे अपने रेवड़ में शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सुरई नस्ल की बकरी है तो उसमें जो चितकबरा संपूर्ण भूरा रंग है, या फिर जो भूरे और गहरे हल्के भूरे रंग की जो धब्बे वाली बकरियां हैं उन्हें ही अपने रेवड़ में शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी जो आनुवंशिक आगे जो संततियां पैदा होंगी वो भी आपकी बिल्कुल प्योर जो नस्ल है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा जैसे हमें उत्तम बीजू जो नर बकरा है उसका चयन करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिक दूध देने वाली मादा हैं उनकी जो संतति हैं उनका चुनाव हमें मतलब जो बीजू आपका बकरा है उससे मतलब आपको चयन करना चाहिए। यहाँ मैं किसान भैया आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तम बकरी पालन करने वाले किसानों को मतलब 4 बातों के बारे में विशेष रूप से पता होना चाहिए। मतलब जब हम अपनी बकरी या बकरी का उत्पाद अपन बाज़ार में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपको क्या आप बेचना चाहते हैं, मतलब किस नस्ल की बकरी आप पाल रहे हैं, कि दूध देने वाली बकरी पाल रहे हैं, या फिर कुछ बकरियों की नस्ल होती हैं जो केवल मांस के लिए पाली जाती हैं, या फिर आपको जो द्विप्रयोजनी हमारी जो सुरई नस्ल की बकरी है उसमें जैसे आप लोगों को वो दूध के लिए भी पाली जाती है और उसके जो बच्चे देने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका उपयोग आप मांस के रूप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने बकरी के दूध के और मांस के जैसे जो उत्पाद जो होते हैं यदि उनको आप बनाकर बेच रहे हैं तो इससे जो आपकी आर्थिक आमदनी है वो काफ़ी अधिक स्तर पर आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको कहने का तात्पर्य है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपको बकरी को कब बेचना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो 1 वर्ष की जो 2 दांत वाली जो बकरे होते हैं ईद के लिए उनकी कुर्बानी दी जाती है, तो इसके दाम आपको उस समय काफ़ी अधिक मात्रा में उसके प्राप्त होते हैं। तो त्यौहार के दिन, ईद के दिन, होली या दुर्गा पूजा या फिर सर्दियों में आपको जो इसके दाम हैं वो नर बकरों के अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस बाज़ार की मांग के हिसाब से बकरे तैयार करके आपको यदि बेचेंगे तो आपकी आर्थिक जो आमदनी है उसमें आप काफ़ी अधिक मात्रा में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि अपने उत्पाद आपको मतलब जो बकरी के वो कहाँ बेचने चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बकरी को आप कहाँ बेचें। तो शुद्ध जो नस्ल की
नर एवं मादा जो बकरी है, उन्नत नस्ल के जो पशु हैं, उनको हम बकरी पालकों को देंगे तो आपको अधिक दाम मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके कम मतलब उत्पादन क्षमता वाले जो पशु हैं, मतलब मादाएं या फिर जो आपके नर बकरे हैं, उनको आप मीट पर्पस से भी बेच सकते हैं, मतलब मांस के लिए तैयार करके बाज़ार की मांग के अनुसार आपको बेचने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको कैसे उन्हें पशुओं को बेचना चाहिए। तो इसमें मैं बताऊँगा, यदि आप बाज़ार में प्रति पशु के आधार पर आपको कम दाम मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए अपना जो पशु बेचने से पहले कि उसका वज़न आपका पशु में कितना है। तो वज़न के अनुसार यदि आप अपने पशु को बेचेंगे तो आपको अधिक दाम प्राप्त होगा। जैसे यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपको 1 साल का जैसे अपना जैसे बकरी का जो नर है वो लगभग जैसे 30 किलो वज़न ग्रहण कर लेता है, तो उसमें जैसे आप 50% जैसे ड्रेसिंग परसेंटेज मान के चलें तो मतलब उसमें लगभग 15 किलो जैसा मीट उसमें मतलब उत्पन्न होगा। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अपने जो बकरी का जो मांस है उसकी कीमत कितनी चल रही है। इस आधार पर आप वो कीमत तय करके ही उसे यदि बाज़ार में बेचेंगे तो आपको अधिक दाम प्राप्त होंगे। अंत में ये बताना चाहूँगा मैं किसान भैया आपको, जैसे जो हमारी प्रजनक मादाएं होती हैं, जो अधिक बच्चे देने और वाली मादाएं होती हैं और अधिक दूध देने वाली मादा होती हैं, उनको उनकी क्षमता के माध्यम से ही बाज़ार में आपको बेचना चाहिए। इससे आपको अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद मैं जैसे बकरी पालन का एक आर्थिक विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो 25 बकरी और एक बकरे की जो हमारी इकाई होती है, इससे आप किसान भाइयों प्रति माह लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह की आमदनी आप कर सकते हैं। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर है, इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक बकरी पालन इकाई का निर्माण किया गया है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य जो हमारे छोटे सीमांत एवं जो लघु किसान हैं एवं जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए जो हम रोजगार परक व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण देना, इसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य है इस इकाई को स्थापित करने के पीछे।